हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज के जो विषय में शामिल करने वाले हैं वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी जिसको डीपीएसपी आप बोलते हैं। डीपीएसपी जिसे आप बोलते हैं, उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, जिन्हें बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इन्हें क्या बोला जाता है? नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका फुल फॉर्म होता है। हमें नाम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें समझना है बेसिकली कि कैसे हमें आसान लैंग्वेज में समझ में आएगा। नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं तो एग्जाम में यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बात करेंगे, हम चर्चा में शामिल करेंगे। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। कौन से भाग में वर्णित है? भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 तक, यानी आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक आपके नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। इसके अलावा हमारी जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को आपने पढ़ा, भाग 3 में वर्णित है, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, ये 2-3 बातें हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि याद करना ज्यादा कोई भारी बात नहीं है, इतनी भारी बात नहीं है, लेकिन इस नाम को समझना ज्यादा जरूरी है। अब समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नाम को वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी नाम को डिफाइन करना पड़ेगा कि नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति का मतलब होता है नियम या कानून, निर्देशक यानी जिनका निर्देश दिया गया है, तत्व यानी या तत्व से संबंधित यानी कुछ भी चीजें जो जिनको कानून के दायरे में शामिल किया जाएगा वो तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व यानी ये राज्य के लिए बनाए गए कानून है या राज्यों के लिए बनाए गए अधिकार कह दो या कर्तव्य कह सकते हैं, यानी इन्हें क्या कह सकते हैं कि राज्यों का कर्तव्य कहेंगे। अब राज्यों का कर्तव्य जो कह रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वैसे ही राज्यों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। तो संविधान ने बताया कि राज्यों के लिए ये कर्तव्य अनिवार्य होंगे, राज्यों को ये कार्य ये करने पड़ेंगे और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए उनको ये चीजें हैं, ये कर्तव्य हैं, उनकी पालना करनी पड़ेगी। तो यही था नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्यों के लिए बनाया गया था। तो अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्यों के कर्तव्य से संबंधित तत्व हैं, भाग 4 में वर्णित हैं, 36 से 51 तक वर्णित हैं। इसके अलावा हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में हम देखें तो पहली बात देखते हैं कि ये संवैधानिक है या नहीं है। ये संवैधानिक नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। पहले जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 में एक अनुदेश प्रपत्र के नाम से, भारत शासन अधिनियम में 1935 में एक अनुदेश प्रपत्र के नाम से, अनुदेश प्रपत्र यानी हम यूं कह सकते हैं, मैं इसे 2 बार क्यों दोहरा रहा हूं पता है आपको? अनुदेश प्रपत्र शायद ये समझ में ना आए, लेकिन हम इसको यूं भी कह सकते हैं, या तो अनुदेश प्रपत्र कह दीजिएगा या फिर कह दीजिएगा कि आदेशों का या आदर्शों का, या फिर यूं कह सकते हैं कि निर्देशों का समझेंगे, निर्देशों का मतलब अनुदेश प्रपत्र या निर्देशों का उपकरण। अब मैंने ये जो शब्द बोला है, कई लोग बताते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बताते नहीं है कि कैसे लिया गया है। अभी हम उस बात को मालूम करते हैं कि कैसे लिया गया है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसी में से इसे शामिल किया गया भारतीय शासन में।
ये बात आप अच्छी तरह जान लीजिए। उसमें क्या है कि इसका नाम अनुदेश प्रपत्र या निर्देशों का एक उपकरण के नाम से इसको दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अब निर्देशों का उपकरण ये शब्द था, और ये जो निर्देशों का उपकरण है ये भी राज्यों को जो एक सीमित क्षेत्र के अंदर उन जो सीमा दायरे में क्षेत्र में जिन गवर्नर्स का राज था या कि जो गवर्नर थे, तो उनके लिए जो निर्देश बनाए गए थे वो एक निर्देशों का उपकरण उनको नाम दिया गया था। और ये निर्देशों का जो उपकरण है, ये निर्देशों का उपकरण शब्द है, ये आयरलैंड से लिया गया था। अब आयरलैंड से लिया गया था, इस वजह से हम नीति निर्देशक तत्वों को भी ये कह सकते हैं कि ये भी कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निर्देशों का उपकरण या अनुदेश प्रपत्र इसको कहते थे। अभी वर्तमान में इसे नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं। अब ये पहली बात समझते हैं कि ये एक वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी ये एक वैधानिक मान्यता नहीं है। ये इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, कहने का मतलब ये संवैधानिक ही नहीं है। क्या नहीं है? संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें आप न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं इसको लागू करवाने के लिए। ये राज्यों के लिए है जो कर्तव्य बनाए गए हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या रहा होगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना की संकल्पना। लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना की संकल्पना को लेकर के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए थे, और नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम बात करेंगे, अभी हम इसके ढांचे की बात कर रहे हैं जो दिए गए हैं। अभी हम बात करेंगे आगे से जो चीजें हैं उनके बारे में, कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इसमें आते हैं, और किन शब्दों का क्या मतलब है, उन सभी के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना की संकल्पना को लेकर इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। तो लोक कल्याणकारी राज्य ये है, कहने का मतलब कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर सामाजिक या आर्थिक विकास की बात कर लेते हैं। तो यानी सामाजिक आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से राज्यों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वो नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। तो ये लोक कल्याणकारी शब्द का मतलब रहा। पहले क्वेश्चन आया करता था कि लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना का संकल्पना का संबंध किससे है, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको नीति निर्देशक तत्व, तो वो रहेगा करेक्ट आंसर। तो रही बात, ये हमने एक बार दोहरान कर लेते हैं, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। डीपीएसपी भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। आयरलैंड के संविधान से राज्यों का कर्तव्य है, भारत शासन अधिनियम से ऐसे के ऐसे उठा करके यहां रख दिया है, और इसमें कुछ चेंजेस भी हैं, उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। अब बात करते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर के इनकी स्थापना की गई लोक कल्याणकारी राज्यों के लिए। इसके अलावा जो हमने यहां लिखा है कि 36 से 51 क्या है, तो अनुच्छेद 36 में कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिख रहा हूं, सारे ही नहीं पढ़ेंगे हम, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है राज्यों की स्थापना से लेकर के, या फिर यूं कह सकते हैं राज्यों के निर्माण को लेकर के हैं। ठीक है, अनुच्छेद 37 इस बात को बोलता है कि ये एक वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? वैधानिक नहीं है, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 38 की, तो जो इंपॉर्टेंट है ना वही मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोक कल्याणकारी राज्य होने की संकल्पना है, वो संकल्पना किसमें है? आपके 38 में है। किसमें है? 38 में है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है एक आपका 39 के, जो कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात करता है।
समान कार्य और समान वेतन देने की बात करता है 39K। और उसके बाद में जो 39K के भी 3 पार्ट्स हैं, ख है, जो कहता है कि जो सार्वजनिक धन है उसका नियंत्रण या उसका वितरण जनता में कैसे किया जाएगा और किन योजनाओं के आधार पर किया जाएगा, तो वो 29Q में है। 29G की बात करें तो 29G में दिया गया है कि धन का एकदम समान वितरण होना चाहिए। जो ये वितरण है ये कैसा होना चाहिए, यानी धन के वितरण को लेके ही ग में दिया गया है, लेकिन इसकी समानता को लेकर के कुछ प्रावधान है। तो ये 29 के तीनों हैं जो याद होने चाहिए। इसके अलावा बात करें 40 में क्या है, 40 में दिया है ग्राम पंचायतों का गठन। राज्यों के लिए जरूरी होगा कि वहां पर किसका गठन किया जाए, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। तो ये राज्यों के लिए काम आने वाले अनुच्छेद हैं, राज्यों को ये चीजें करनी पड़ेगी। अनुच्छेद 36 के तहत राज्यों का निर्माण होगा। 37 में इनको वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। 38 में ये लोक कल्याणकारी हैं, राज्यों की भावना से काम करेंगे। और 29Q में समान कार्य के साथ में जनता में जैसे कर्मचारी, अधिकारी, जो भी लोग हैं, श्रमिक हैं, तो उन सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन देना पड़ेगा। सार्वजनिक धन वितरण करना पड़ेगा, धन का वितरण है। और प्रत्येक राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का गठन करना पड़ेगा, ऐसा 40 कहता है। इसके अलावा बात करते हैं 42 की, अनुच्छेद नंबर 42। तो अनुच्छेद नंबर 42 कहता है कि जो महिलाएं हैं उनको क्या मिलेगी, प्रसूति सहायता मिलेगी। यानी उनको कैसी क्या सहायता दी जाएगी, प्रसूति सहायता दी जाएगी। यानी जब वो मां बनती हैं तो उस टाइम पीरियड में उनके लिए पालन पोषण से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 42 के तहत हैं। तो ये राज्यों के लिए ज्यादा जरूरी रहेगा। इसके अलावा जो अनुच्छेद 42 के बाद में डायरेक्ट बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 50 के बारे में बात करते हैं। तो 50 में दे रखा है कि आपकी जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका की बात है। किसकी बात है, राज्य की कार्यपालिका की बात है। तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण को लेकर के जो प्रावधान है राज्यों के लिए, वो अनुच्छेद 50 में वर्णित है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 51 की बात करें तो 51 में वही है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात कही गई है, ये 51। तो ये इंपॉर्टेंट थे जो 36 से 51 के बीच में कहीं ना कहीं इससे पहले इनके क्वेश्चन बने हैं और यहां से बनने की संभावना आगे भी हो सकती है। तो इसी वजह से ये हमें पढ़ना जरूरी है और ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसके अलावा बात करें कि डीपीएसपी को लेकर के जो संविधान वेता हैं उनका क्या कथन है, तो केटी शाह नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका बहुत अच्छा राजनीतिक कैरियर रहा था। तो केटी शाह के कथन के अनुसार ये कहा जा सकता है कि इन्होंने कहा था कि जो डीपीएसपी है ये एक ऐसा चेक है जो कि किस पे डिपेंड करता है, जो कि बैंक की अदायगी पे डिपेंड करता है। यानी बैंक की मर्जी पड़े तो वो आपको वो चेक देगा और बैंक की मर्जी नहीं पड़े तो वो चेक नहीं देगा। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि राज्यों के अनुसार राज्यों को ये चीजें लागू करनी ही पड़ेगी। और इसमें मतलब अगर राज्य के ऊपर डिपेंड रहेगा ये, और अगर मान लो राज्य नहीं चाहता है किसी चीज को लेकर के, तो उसमें आप जो न्यायालय है उसका सहारा नहीं ले सकते, उसकी शरण नहीं ले सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने इसे बैंक एक ऐसा चेक बताया था जिसको जो कि बैंकों की अदायगी पर डिपेंड करेगा। ये अनुच्छेद हो गए। हमने इसके नीतिगत ढांचे से संबंधित बातें सारी कर ली हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका डीपीएसपी। यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार, कई लोग बताते हैं कि मौलिक अधिकार और जो आपका डीपीएसपी इसमें फर्क क्या है, तो डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में फर्क यही है कि डीपीएसपी है जो कि जिस डीपीएसपी के विषय में आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, जबकि आप मौलिक अधिकार के विषय में आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट है। ये राज्यों का कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है वो जनता के लिए है, आम नागरिकों के लिए है, ठीक है। तो ये ही डिफरेंट है। और इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है वो तो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, भाग 3 में वर्णित है, जबकि नीति निर्देशकता तो भाग 4 में है और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।